सिक्योरिटी रिसर्चर हैं लियाम ओमरचू, काफी तजुर्बेकार, रोज की तरह अपना काम कर रहे हैं और अचानक उनके सामने एक ऐसा कंप्यूटर कोड आता है, मतलब जैसा उन्होंने अपने 6 साल के करियर में पहले कभी नहीं देखा था, कुछ एकदम अलग। तो आज हम इसी साइबर वेपन स्टक्सनेट की शुरुआती खोज और उसके विश्लेषण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये जानकारी सीधे उन रिसर्चर से है जिन्होंने इसे सबसे पहले देखा है ना? बिल्कुल, उन्हीं के अनुभवों पर आधारित है। हमारा मकसद यह समझना है कि भाई स्टक्सनेट में ऐसा क्या खास था, क्यों दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के आप कह सकते हैं होश उड़ गए थे। तो आइए खोलते हैं इस अनोखे कोड की परतें। तो लियाम ओमरचू के लिए, जैसा मैंने कहा, एक आम दिन होना था। सिमेंटिक में काम करते हैं। हाँ, उनकी वो फॉलो द सन टीम है ना, जो 24 घंटे काम करती है। हाँ, वही। तो यूरोप से ये कोड कैलिफोर्निया पहुंचा लियम की टीम के पास, और पहली चीज जिसने सबको चौंकाया वो था इसका साइज। 500 किलोबाइट, बाप रे। हाँ, जरा सोचिए, आम मैलवेयर तो मतलब 10-15 केबी के होते हैं, छोटे मोटे वायरस या कीलॉगर। यहाँ तक कि वो जो कुछ साल पहले आया था कॉन्फिगर वर्म, हाँ, कॉन्फिगर, वो भी खतरनाक था। वो भी सिर्फ 35 केबी का था, और ये 500 केबी, मतलब 50 गुना बड़ा। ये तो वाकई बहुत अजीब है। और दिलचस्प बात ये थी, मतलब कि ये साइज किसी फालतू डेटा जैसे कोई इमेज फाइल या कुछ और उसकी वजह से नहीं था। ये पूरा का पूरा कोड था, एकदम ठोस घना कोड। और यहीं से शक होने लगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये पहला बड़ा सिग्नल था कि बॉस कुछ गड़बड़ है। हाँ, कि इसे बनाने में बहुत मेहनत और शायद पैसा भी लगा है। किसी आम हैकर का काम तो नहीं लग रहा था ये। बिल्कुल। और फिर इसमें 0 डे एक्सप्लॉइट मिले। 0 डे मतलब वो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज जिनके बारे में खुद बनाने वालों को भी नहीं पता। एग्जैक्टली। और सिर्फ एक नहीं, कई सारे। और साथ में चोरी किए गए डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अच्छा, डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी? वो तो सॉफ्टवेयर को भरोसेमंद दिखाने के लिए होते हैं। हाँ, मतलब कोड ऐसा दिखे जैसे किसी जानी मानी कंपनी से आया हो, असली हो। तो मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक था, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ था। खतरे की घंटी बज गई थी, बिल्कुल। शक गहरा गया कि ये शायद कोई सरकारी एजेंसी या कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है। तो फिर लियाम ने क्या किया? कोड को एनालाइज करना शुरू किया होगा। हाँ, और जब उन्होंने इसकी परतें खोलनी शुरू की तो पहली लेयर तो बड़ी मतलब साधारण सी निकली, एक यूपीएक्स पैकर। यूपीएक्स पैकर? वो तो आम है, कोड को छोटा करने और थोड़ा छिपाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ भाई, तो शुरू में लगा शायद कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पैकर हटाया, अंदर से एक बहुत बड़ा, मतलब 1.18 मेगाबाइट का कोर कोड निकला। 1 मेगाबाइट से भी ज्यादा? हाँ, और उसी में उन्हें सीमेंस लिखा हुआ दिखा। सीमेंस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम वाली कंपनी। ये तो अजीब बात है, मैलवेयर में किसी खास कंपनी का नाम क्यों होगा? यही तो, ये बात चौंकाने वाली थी। जैसे वो रूसी डॉल्स होती है ना, एक के अंदर एक। हाँ, नेस्टिंग डॉल्स। बिल्कुल वैसा ही था। मेन कोड जो असल हमलावर था वो एक एन्क्रिप्टेड डीएलएल फाइल में था। अच्छा, एन्क्रिप्टेड भी? हाँ, और उसके अंदर भी दर्जनों और कंपोनेंट्स थे, और साथ में एक बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल? उसमें क्या था? उसमें 400 से ज्यादा सेटिंग्स थी जिन्हें हमलावर दूर बैठे बदल सकते थे। बाप रे, 400 सेटिंग्स! और एक और कमाल की बात, उसमें एक एक्सपायरी डेट भी थी, 24 जून 2012। अच्छा, मतलब उस तारीख के बाद ये काम करना बंद कर देगा या फैलेगा नहीं? हाँ, उस तारीख के बाद ये नए कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ये सब तो बहुत ही प्लान्ड लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे कमाल की चीज थी वो था इसका खुद को छिपाने का तरीका। ये हार्ड डिस्क पर फाइल की तरह नहीं रहता था, ये सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में चलता था। जिसे पकड़ना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा चालाकी ये थी कि इसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जरूरी हिस्सों को हुक कर लिया था। मतलब जैसे दरवाजे पर असली गार्ड को हटाकर अपना आदमी बिठा देना। तो जब कोई एंटीवायरस या सिस्टम खुद जांच करने आता तो ये हुक कहता, अरे सब ठीक है, यहाँ कुछ देखने लायक नहीं है, और असली कोड छिपा रहता। कमाल है, मतलब एंटीवायरस को भी धोखा दे देता था ये। हाँ, इस लेवल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब छुपाने की तकनीक और इतनी जटिलता, ये पहले कभी नहीं देखी गई थी। सही में। आम साइबर क्रिमिनल्स या यहाँ तक कि जो सरकारी जासूसी वाले टूल्स होते हैं, उनमें भी ऐसा मिलना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, इसमें जो मेहनत और दिमाग लगा था
वो साफ दिख रहा था। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठा कि इसे बनाया किसने और क्यों। तो सिमांटेक ने क्या तय किया? इतनी मुश्किल चीज थी, क्या वो इसे छोड़ देंगे? नहीं, उन्होंने तय किया कि वो इसकी तह तक जाएंगे। अब ये एक पहेली बन चुकी थी जिसे सुलझाना था। काम को फिर दुनिया भर की टीम्स में बांटा गया। टोक्यो की टीम भी शामिल हुई और शुरुआती फोकस गया कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पर। CNC सर्वर, हाँ। जहां से ये मैलवेयर कंट्रोल हो रहा था। हाँ, और जहां ये चोरी की हुई जानकारी भेज रहा था। अब सवाल ये था कि ये क्या जानकारी भेज रहा था, हमलावरों को क्या चाहिए था। तो क्या पता चला, क्या भेज रहा था स्टक्सनेट? पता चला कि ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर का नाम, उसके नेटवर्क का नाम, IP एड्रेस, विंडोज का कौन सा वर्जन है, ये सब भेज रहा था। ये तो स्टैंडर्ड चीजें हैं। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात ये चेक कर रहा था कि उस कंप्यूटर पर सीमेंस का वो खास सॉफ्टवेयर स्टेप 7 है या नहीं। अच्छा, फिर से सीमेंस। तो ये जानकारी हमलावरों के लिए बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे थे। उन्हें जानना था कि उनका हथियार सही टारगेट तक पहुंच रहा है या नहीं। और अगर सीमेंस सॉफ्टवेयर नहीं मिलता तो स्टक्सनेट खुद को उस कंप्यूटर पर डीएक्टिवेट कर लेता था, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता था, हालांकि फैलता रहता था दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए। और ये CNC सर्वर के नाम भी तो अजीब थे, कुछ फुटबॉल वेबसाइट जैसे। हाँ, mypremierfootball.com, todaysfootball.com और ये सब नकली नामों से रजिस्टर किए गए थे। बहुत चालाकी से काम किया गया था। फिर रिसर्चर्स ने वो सिंक होल बनाया। हाँ, सिंक होल। मतलब उन्होंने CNC सर्वर के जाने वाले ट्रैफिक को अपनी तरफ मोड़ लिया, ताकि वो देख सके कि दुनिया में कहां-कहां से इन्फेक्टेड कंप्यूटर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो डेटा सिंक होल से मिला वो बहुत चौंकाने वाला था। क्या मिला उसमें? शुरुआती जो करीब 38,000 इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का पता चला, हाँ। उनमें से 22,000 से ज्यादा अकेले ईरान में थे। 22,000 ईरान में? हाँ, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया था, करीब 6,700। फिर भारत, लगभग 3,700। अमेरिका में तो 400 से भी कम थे। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और जिन कंप्यूटर्स पर वो सीमेंस का सॉफ्टवेयर मिला, उनमें से भी ज्यादातर ईरान में ही थे। तो पैटर्न एकदम साफ हो गया। बिल्कुल, ये कोई फैला हुआ रैंडम अटैक नहीं था, ये टारगेटेड था और निशाना साफ तौर पर ईरान था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईरान पर हमला और सीमेंस सॉफ्टवेयर का लिंक, ये तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। मतलब निशाना शायद कोई इंडस्ट्री, कोई पावर प्लांट या कोई बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था। शुरुआत में शक हुआ कि शायद ये भारत ईरान गैस पाइपलाइन को टारगेट कर रहा हो, लेकिन जल्द ही शक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे बुशेहर रिएक्टर या नातान्स का यूरेनियम प्लांट। हाँ, क्योंकि वहां भी सीमेंस के सिस्टम इस्तेमाल होते थे। और फिर सवाल उठा कि इसके पीछे कौन हो सकता है, इजराइल, अमेरिका या कोई और। ये सब जानकर तो सिमेंटेक के रिसर्चर्स के लिए मुश्किल खड़ी हो गई होगी। हाँ, एक दुविधा थी। अगर ये किसी देश का सीक्रेट ऑपरेशन है, तो क्या उनका डेटा इकट्ठा करना सही है? क्या वो किसी ऑपरेशन में दखल दे रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ उनका काम तो अपने कस्टमर्स को बचाना है। बिल्कुल। तो आखिरकार उन्होंने यही तय किया कि उनकी पहली जिम्मेदारी अपने ग्राहकों की सुरक्षा है। हमलावर चाहे कोई भी हो, निशाना चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ये भी तो नहीं पता था कि ये कोड असल में करेगा क्या। हो सकता है इसमें कोई बग हो जो और ज्यादा नुकसान कर दे। सही बात है। और एक बहुत बहुत छोटी सी संभावना ये भी थी कि शायद ये ईरान से ही निकला हो और गलती से फैल गया हो। हालांकि ये माना नहीं जा रहा था, पर संभावना तो थी। तो विश्लेषण जारी रखना ही सही समझा गया। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो स्टक्सनेट अपनी साइज में, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी में, खुद को छिपाने की काबिलियत में और सबसे बढ़कर अपने बेहद सटीक निशाने में उस वक्त तक अभूतपूर्व था। इसने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, है ना? बिल्कुल। और देखिए, शुरुआती विश्लेषण से ये तो पता चल गया कि स्टक्सनेट कैसे फैला, कैसे छिपा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उस समय भी अनसुलझा था। वो क्या? कि ईरान में
उन खास सीमेंस सिस्टम्स के अंदर घुसकर इसका असली अंतिम मकसद क्या था, ये ठीक ठीक किस चीज़ को नुकसान पहुंचाने, किसे तोड़ने या खराब करने के लिए बनाया गया था, वो पहेली अभी बाकी थी।